हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं मनोज कुशवाहा समर्पित कोचिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुनः आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं लगातार नहीं बना रहा। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अब पुनः हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से समर्पित कोचिंग के माध्यम से आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास कर रहा हूं। और आज हम लोग एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। इंडियन पॉलिटी की शुरुआत हम करने चल रहे हैं और पहला टॉपिक हमारा होगा भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। तो आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, यानी संविधान की पृष्ठभूमि। संविधान की पृष्ठभूमि। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, समाज में असमानता थी, जिसके कारण हमारे देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेतागण थे वो भारतीय संविधान की मांग करना शुरू किए। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम भारतीय संविधान की मांग किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, और अपने स्वराज बिल के माध्यम से इस भारतीय संविधान की मांग रखी थी। और उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए, लेकिन तमाम कारणों के वजह से उनको 6 वर्ष का काला पानी की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया। उसके तदुपरांत भारतीय संविधान की मांग लगातार चलती रही। अंततः यह धरातल पर दिखा जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। और इस असहयोग आंदोलन के समय अर्थात भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग यदि कहा जाए, संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने किया था? तो हम लोगों ने देखा है तिलक जी को। तिलक जी ने स्वराज बिल के माध्यम से भारतीय संविधान की मांग रखी थी, लेकिन इन्हें जब काला पानी की सजा हो गई तो जब महात्मा गांधी भारत के राजनीति में प्रवेश किए तो महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने क्या भारतीय संविधान की मांग को रखा था और ये कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। लेकिन इसी 1920 से 1 वर्ष पहले 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नामक अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया, जिसमें यह व्यवस्था किया था कि प्रति 10 वर्ष पर एक आयोग भारत जाएगा, जिस आयोग में भारतीयों को भी सदस्यता दिया जाएगा और वो संवैधानिक विकास के बारे में सुझाव देगा। परिणाम स्वरूप 1929 में एक आयोग गठित होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उस समय ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाला था, इसलिए 2 साल पहले ही साइमन कमीशन का गठन हुआ। अर्थात 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। लेकिन उससे पहले 1919 के बाद 1920 की जब बात हम करते हैं तो गांधी जी आए और गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था।
असहयोग आंदोलन शुरू किया था और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सर्वप्रथम भारतीय संविधान की मांग रखी और कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने भारतीय संविधान की मांग की, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ और असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा गांधी को। उसके परिणाम स्वरूप जब 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, ध्यान दिया जाए मित्रों, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1927 में, और साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? यहां पर साइमन कमीशन जब 1919 का अधिनियम लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें अंग्रेजों ने कहा था कि जो भी कमीशन जाएगा उसमें भारतीय लोगों को सदस्यता दी जाएगी, लेकिन ऐसा किया नहीं अंग्रेजों ने साइमन कमीशन में टोटल सदस्य अंग्रेज रखे, अर्थात साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या यदि पूछी जाए कितनी है तो ध्यान दिया जाए 7 से साइमन, 7 से 7, और ये सातों सदस्य अंग्रेज थे। ये सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। ये सातों सदस्य अंग्रेज थे। अब आपने कहा था कि भारतीयों को भी सदस्यता दिया जाएगा, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं जब बने तब इस साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में होना लाजमी था। और यही कारण था मित्रों कि जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई बंदरगाह पर आया, बंबई में उतरा, तो यहां पर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काला झंडा दिखाया गया और साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। लेकिन साइमन कमीशन ब्रिटिश सेना के बल पर पूरे भारत में भ्रमण किया, अंततः वो लाहौर पहुंचा, और जब लाहौर गया, ध्यान दिया जाए, जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था तो उसी समय एक आईसीएस अधिकारी था अंग्रेज, जिसका नाम था लॉर्ड बर्कन हेड, और इस लॉर्ड बर्कन हेड ने भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था तो इसने कमेंट किया, चुनौती दिया भारतीय नेताओं को कि यदि आपके अंदर इतनी ज्ञान है, इतनी योग्यता है, तो आप लोग भारत के संविधान का रूपरेखा प्रस्तुत करा दो, हम लोग मान लेंगे कि आपके अंदर भारत को संचालित करने की आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है। इसलिए 1928 में ही, ध्यान दिया जाए, 1928 में लॉर्ड बर्कन हेड ने चुनौती दिया और चुनौती को स्वीकार किया गया। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और लॉर्ड बर्कन हेड की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 1928 में। ध्यान दिया जाएगा, इस नेहरू रिपोर्ट में था क्या? भारतीय संविधान की रूपरेखा थी।
भारतीय संविधान की रूपरेखा थी इस नेहरू रिपोर्ट में। और जैसे ही नेहरू रिपोर्ट अंग्रेजों को मिला, अंग्रेजों की हालत नाजुक हो गई। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि भारतीयों के पास बुद्धि, विवेक है, ज्ञान है, वो भारत को संचालित कर लेंगे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति नहीं देना चाहते थे। लेकिन भारतीयों के अंदर वो उतना जज्बा था कि भारतीयों ने अपने जज्बे को हमेशा जागृत रखा, आगे बढ़ाते रखा। और इसी के कारण जब साइमन कमीशन पूरे भारत में भ्रमण किया और अंततः लाहौर होते हुए जब 1930 में ये भारत से चला गया, तो साइमन कमीशन ने ब्रिटेन की सरकार को सुझाव दिया कि यदि भारत में व्यापार करना है और भारत को गुलाम बनाए रखना है तो भारतीय लोगों को समानता देना ही पड़ेगा। इसलिए साइमन कमीशन के सुझाव पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। मित्रों, साइमन कमीशन के सुझाव पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक प्रश्न बनता है कि किसके सुझाव पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो साइमन कमीशन के सुझाव पर। साइमन कमीशन के सुझाव पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। और गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। ध्यान दिया जाए, यहां से प्रश्न पूछता है गोलमेज सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? भारतीयों को समानता देना, यह गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य रखा गया। लेकिन ध्यान दिया जाए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो ये हुआ था 1930 में, और यहां पर कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित नहीं हुआ था। यहां निजी सदस्य के रूप में गए थे डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने उस समय के भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को संदेश भेजा कि यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में नहीं आ रहा है तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसलिए लॉर्ड इरविन ने उस समय कांग्रेस के उभरते हुए सितारे गांधी जी, जो उस समय दांडी मार्च अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, साबरमती आश्रम से ये दांडी के लिए यात्रा किए थे। और दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, जहां पर नमक कानून को तोड़ना था इस आंदोलन का उद्देश्य। और इस आंदोलन में जाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा भी। उसी समय ध्यान दिया जाए, गांधी जी से समझौता करने के लिए लॉर्ड इरविन ने एक प्रस्ताव रखा कि गांधी जी, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लीजिए और वापस लेने के बाद आप दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जाइए और जो भी आप डिमांड रखेंगे, जितना मेरे बस में होगा पूरा करूंगा, और नहीं तो ब्रिटेन की सरकार आपकी सारी मांगों को मानेगी। गांधी जी अंग्रेजों के बहकाव में आ गए और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 1931 में। तो जाने से पहले गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच। जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड पहुंचे। लेकिन ध्यान दिया जाए मित्रों, जब यहां पर गांधी जी पहुंचे तो प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी लंदन गए थे? तो उत्तर होगा क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में, जब गांधी जी लंदन गए और किंग जॉर्ज पैलेस महल, जिसमें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, उसकी सीढ़ियों पर गांधी जी चढ़ रहे थे। ध्यान दिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे। महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे, लेकिन निजी सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर साहब भी उपस्थित हुए थे। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। गांधी जी जिस उम्मीद से गए थे, उस उम्मीद पर अंग्रेज बिल्कुल खड़े नहीं उतरे और गांधी जी पुनः वापस आ गए। लेकिन गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में जाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तो उस समय विंस्टन चर्चिल, जो बाद में इंग्लैंड का राष्ट्रपति बनता है, उसने कमेंट किया था कि यह देखो, एक अर्धनंगा फकीर भारत से भिक्षाटन के लिए इंग्लैंड चला आया। मित्रों, गांधी जी को जब यहां से कुछ उम्मीद नहीं लगा, तब गांधी जी बैरन वापस आ गए और आने के बाद पुनः इन्होंने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य से गांधी जी को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 1932 में, और इसमें चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ, केवल पहुंचे थे डॉक्टर अंबेडकर साहब। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत का कौन सा व्यक्ति, पर्सनालिटी उपस्थित हुआ था? तो देखिए, पहले में भी अंबेडकर साहब, दूसरे में भी अंबेडकर साहब और तीसरे में भी अंबेडकर साहब, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर साहब उपस्थित हुए। मित्रों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां से प्रश्न कई बार आया है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे? तो वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित हुए। लेकिन जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया और अंग्रेजों को लगा कि अब हम भारतीयों के साथ जो सोचे थे वो नहीं कर पाएंगे, तो हमारे अंबेडकर साहब को ही इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया। कैबिनेट अवार्ड दिया अंबेडकर साहब को। सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से अंबेडकर के मना मस्तिष्क को तोड़ने का प्रयास किया अंग्रेजों ने, और इसके लिए इनको अपने वर्ग में हो रही छुआछूत को अंग्रेजों ने उकेरा, जिसके कारण अंबेडकर साहब थोड़ा सा जरूर अंग्रेजों के कहने पर कुछ गलत ट्रैक पर जाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः पुनः अंबेडकर साहब इस बात को समझ गए। यहाँ 1932 में जब अंबेडकर साहब गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे, तो इनको कैबिनेट अवार्ड से सम्मानित किया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, और यही डिमांड अंबेडकर साहब भारत में आगे करने लगे कि दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अंबेडकर साहब ने किया। यही कारण था कि उस समय चूंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब गांधी जी ने शुरू किया था और इन्हें गिरफ्तार करके पूना के अरबदा जेल में बंदी के रूप में रखा गया था, और उसी समय अंबेडकर साहब की पूना के रहने वाले वहां आकर जब पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, तो गांधी जी ने इस मांग से हताहत होकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। मित्रों, ये बहुत नाजुक स्थिति थी भारत के लिए। क्यों?
क्योंकि एक तरफ अम्बेडकर जो इतने योग्य व्यक्ति अंग्रेजों के बहकावे में आने के बाद सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की अलग व्यवस्था मांग करने लगे और गांधी जी से टूट गए। गांधी जी को ये लगा कि अम्बेडकर जैसा महापुरुष, अम्बेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति यदि अंग्रेजों के बहकाव में आ गया तो फिर भारत के अन्य लोगों का क्या होगा। यही कारण था कि गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए और गांधी जी जब आमरण अनशन पर गए तो ये बात अम्बेडकर साहब को पता चला और अम्बेडकर साहब यरबदा जेल पहुंचे। वहां पर जाकर गांधी जी के आमरण अनशन को तोड़वाए और गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ। क्योंकि जो समझौता हुआ वो पूना में हुआ, इसलिए इस एक्ट को, इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि पूना पैक्ट कब हुआ, तो किसके किसके बीच हुआ। तो यदि पूना पैक्ट की बात किया जाए तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में और किसके किसके बीच हुआ, तो ये हुआ था गांधी जी और गांधी एवं अम्बेडकर के बीच, गांधी एवं अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट में हुआ था, ये गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट ये हुआ था 1932 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच। महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच इस पूना पैक्ट के कारण महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा और भारत की स्वतंत्रता के उपरांत अम्बेडकर साहब के इस बल को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इस पूना पैक्ट में यही विचार प्रस्तावित किया गया। मित्रों, जब 1932 में पूना पैक्ट समाप्त हुआ, अब अंग्रेजों को ये लगा कि जो चीज हम लोगों ने अम्बेडकर को दिया था, भारत को तोड़ने का जो प्रयास किया था अम्बेडकर जी के माध्यम से, वो भी हम असफल हो गए।